सोचिए जरा, एक ऐसा समाज जहाँ लड़की का पढ़ना पाप माना जाता था, जहाँ किताब हाथ में लेना विद्रोह था। और उसी समाज के बीच एक स्त्री खड़ी थी, हाथ में किताब, दिल में आग और आंखों में भविष्य का सपना। जब उन्होंने पहली बार लड़कियों के हाथों में किताब थमाई तो उनके स्वागत में फूल नहीं, पत्थर बरसाए गए। उन पर कीचड़ फेंका गया, उनके चरित्र पर प्रश्न उठाए गए। पर वो हर सुबह 2 साड़ियाँ लेकर निकलती थी, एक पढ़ाने के लिए तो दूसरी समाज की गंदगी सहने के लिए। ये थी सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, एक ऐसी क्रांति की जननी जिसने महिला शिक्षा को समाज में पुरुष शिक्षा के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, आज स्टोरीज बाय इंडियन दीवा में मैं आपको सुनाऊंगी महान समाज सुधारक और नारी शिक्षा की क्रांतिकारी सावित्रीबाई फूले की अद्भुत जीवन गाथा। वो स्त्री जिसने अपने साहस और कर्मठता से भारत में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला और अंधविश्वास और सामाजिक बंदिशों को चुनौती दी। बात है साल 1831 की, ब्रिटिश राज के भारत की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव के एक किसान के घर में एक बच्ची जन्मी। नाम रखा गया सावित्री। किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक बच्ची एक दिन इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति लाएगी। उस समय लड़कियों का जीवन बहुत छोटा और बहुत सीमित होता था। खेलने की उम्र में ही उनकी दुनिया तय कर दी जाती थी, रसोई, चूल्हा और परछाई बनकर जीना। सावित्री भी उसी समाज की लड़की थी जहाँ लड़कियों की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। दूल्हा था एक 13 वर्ष के ज्योतिराव फूले। ये एक बाल विवाह था, पर कम उम्र होने के बावजूद ज्योतिराव फूले के विचार समाज के आम लोगों की सोच से अलग थे। जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे होते तो सावित्रीबाई उन्हें बहुत जिज्ञासा से देखती। एक दिन ज्योतिराव ने सावित्री से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहोगी? ये सवाल सिर्फ एक पत्नी से नहीं पूछा गया था, ये सवाल एक पूरी पीढ़ी से पूछा गया था। सावित्री ने डरते हुए, सकुचाते हुए कहा, हाँ। फिर रात के अंधेरे में जब घर सो चुका होता तो दिए की लौ के सामने सावित्री अक्षर सीखती थी। अ, आ, ई। हर अक्षर एक विद्रोह था, हर शब्द एक क्रांति। धीरे धीरे समाज को खबर लगी, फुसफुसाहटें शुरू हुई। औरत पढ़ रही है, धर्म भ्रष्ट होगा। सावित्री को पढ़ाई रोकने की कई कोशिशें की गई। उन्हें समाज के साथ साथ घर वालों का दबाव भी झेलना पड़ा, पर सावित्री रुकने वाली नहीं थी। और जब उनके साथ उनके पति ज्योतिराव का सहयोग था तो उनका संकल्प क्रांति का रूप ले चुका था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर इतना समझ चुकी थी कि ज्ञान डर नहीं, शक्ति देता है। अक्षर सीखना सिर्फ पढ़ना नहीं था, वो अपनी चुप्पी तोड़ना था। धीरे धीरे किताबें उनकी सहेली बन गई। उनके भीतर प्रश्न जागने लगे। उनके सामने बैठे थे उनके गुरु, उनके पति ज्योतिराव फूले, जिनमें न शिक्षक की कठोरता थी और न पति वाला गुरूर था, तो सिर्फ सहयोग का विश्वास। उन्होंने सावित्री को साहस दिया, तुम सीख सकती हो। और ये वाक्य सावित्री के जीवन का पहला सहारा बने।
धीरे धीरे दिए की लौ के सामने दो परछाइयाँ दिखाई देने लगी, एक अक्षर लिखते हुई तो दूसरी उसे थामे हुए। ज्योतिराव सिर्फ उन्हें पढ़ा नहीं रहे थे, वो समाज से टकराने की तैयारी करा रहे थे। अब समाज की फुसफुसाहटें शिकायतों का रूप ले चुकी थी। स्त्री शिक्षा का विरोधी समाज सावित्री की शिक्षा ग्रहण को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, पर ज्योतिराव पीछे नहीं हटे। जब घर वालों ने विरोध किया तब भी उन्होंने सावित्री का साथ नहीं छोड़ा। समाज की कठोरता से घबराई सावित्री ने पूछा, क्या सच में मुझे पढ़ना चाहिए? तो ज्योतिराव का उत्तर था, तुम्हें ही नहीं, तुम जैसी हर लड़की को पढ़ना चाहिए। और यहीं से ये सपना उनका अपना नहीं रहा, वो साझा हो गया। धीरे धीरे सावित्री अब सिर्फ अक्षर पहचानने वाली बालिका नहीं रही। उन्होंने चौथी कक्षा की पढ़ाई पूरी की, जो उस समय एक स्त्री के लिए असाधारण उपलब्धि थी। ज्योतिराव का मानना था, अगर लड़कियों को पढ़ाना है तो सावित्री बाई को प्रशिक्षित शिक्षिका होना पड़ेगा। सावित्री ने मिशनरी स्कूल से औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया और बन गई भारत की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका। कल्पना कीजिए, वो समाज जहाँ स्त्री शिक्षा का कोई सोच नहीं सकता था, वहाँ सावित्री बाई समाज से विद्रोह कर किताब और संकल्प लेकर कक्षा के सामने खड़ी थी। छोटा सा कमरा और कुछ संकोची लड़कियाँ, आंखों में डर और उत्सुकता। अब उनके हाथ कांप नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था, ज्ञान कमजोरी नहीं, शक्ति है। उन्होंने पहली बार कक्षा में उपस्थित बालिकाओं से कहा, डरना मत, यहाँ सवाल पूछना पाप नहीं है। और उस दिन सिर्फ एक कक्षा शुरू नहीं हुई, बल्कि एक नई सोच के साथ स्त्री शिक्षा की क्रांति शुरू हुई। किंतु बाहर समाज इस क्रांति के लिए तैयार नहीं था। उन्हें शिक्षित स्त्री स्वीकार नहीं थी, क्योंकि एक शिक्षित स्त्री न सिर्फ घर बल्कि सामाजिक व्यवस्था बदल देती है। उनके घर और विद्यालय आते जाते समय समाज के कुछ लोगों द्वारा उनके ऊपर कीचड़, गोबर, पत्थर जैसी चीज़ें फेंकी जाने लगी। लोगों के इस व्यवहार से व्यथित हो उन्होंने विद्यालय ना जाने की सोची। और ऐसे समय में उनका साहस बने उनके पति ज्योतिराव फूले, जिन्होंने उन्हें समाज से ना डरने के साथ साथ 2 साड़ियों का सुझाव दिया। अब वो सचमुच में 2 साड़ियाँ लेकर निकलती थी, एक साफ स्वच्छ कक्षा के लिए और दूसरी समाज की गंदगी समेटने के लिए। स्कूल पहुंचकर वो चुपचाप साड़ी बदलती, चेहरा पोंछती और मुस्कुराकर अपनी कक्षा से कहती, चलो आज नया पाठ पढ़ते हैं। एक शाम समाज के तानों और विद्यालय के कामों से थकी सावित्री बाई घर पहुंची। ज्योतिराव ने पूछा, थक गई हो? सावित्री ने धीमे से कहा, हाँ, पर रुकूंगी नहीं। ज्योतिराव ने उनका हौसला देखा और हाथ थाम कर कहा, हम दोनों नहीं रुकेंगे। शिक्षा के इस प्रसार ने समाज की जड़ सोच को हिला दिया था। विरोध बढ़ता गया, फुसफुसाहटें आरोपों में बदली और आरोप दबाव में। समाज के दबाव के आगे झुकते हुए ज्योतिराव फूले के पिता ने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया, शिक्षण कार्य तुरंत बंद करो। ये केवल एक निर्देश नहीं था, ये उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व था जो स्त्री शिक्षा को विद्रोह मानती थी। लेकिन सावित्री बाई और ज्योतिराव ने आज्ञा पालन नहीं, संकल्प चुना। उन्होंने घर छोड़ दिया।
अपना आश्रय, अपना सुरक्षित स्थान सब कुछ पीछे छोड़कर वो सत्य के मार्ग में आगे बढ़ गए। और ऐसे कठिन समय में उन एक और साहसी नाम उनके साथ खड़ा हुआ, फातिमा शेख। फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने सावित्री बाई और ज्योतिराव के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। सामाजिक बहिष्कार और प्रतिरोध के बीच उन्होंने सुरक्षा का वातावरण तैयार किया और बालिका शिक्षा के लिए अपने घर को विद्यालय बना दिया। सावित्री बाई और फातिमा केवल सहकर्मी नहीं थीं, वो एक विचार की साझेदार थीं, एक टीम जो अंधकार के विरुद्ध खड़ी थी। दोनों ने मिलकर पुणे के गंजपेट क्षेत्र में दूसरे विद्यालय की स्थापना की, जहां हर बच्ची के हाथ में एक किताब थी और आंखों में शिक्षा का संकल्प। एक स्कूल से दो, दो से तीन, धीरे धीरे पुणे के आसपास लड़कियों के कई स्कूल खुल चुके थे। लोगों में बालिका शिक्षा के लिए जागरूकता आने लगी। सावित्री बाई ने देखा, समस्या केवल अशिक्षा नहीं थी, समस्या थी बाल विवाह, विधवाओं का अपमान, जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार। तब उन्होंने और ज्योतिराव ने विधवाओं और बेसहारा स्त्रियों के लिए आश्रय की व्यवस्था की। सन 1860 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना हुई। ये उन स्त्रियों के लिए सहारा बना जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। यहाँ प्रसव सहायता थी, संरक्षण था, सम्मान था। ये केवल शिशु हत्या रोकने का प्रयास नहीं था, ये स्त्री के जीवन को अधिकार देने का प्रयास था। फूले दंपति का ध्यान समाज के जातिगत भेदभाव की तरफ गया। उन्होंने अपने घर का कुआं सभी जातियों के लिए खोल दिया। जिस समाज में पानी भी छूने नहीं दिया जाता था, वहाँ पानी साझा करना घोषणा नहीं, एक क्रांति थी। ये प्रतीकात्मक कदम नहीं था, ये रोज की सामाजिक समानता थी। सब कुछ होने के बाद खुद को समाज सेवा में पूरी तरह अर्पित करने के बावजूद सावित्री बाई और ज्योतिराव के जीवन में संतान का सुख नहीं था। इस शून्य को उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा द्वारा त्यागे गए शिशु को गोद में लेकर पूरा किया। बालक का नाम रखा गया यशवंतराव। वो आगे चलकर चिकित्सक बने और प्लेग राहत कार्यों में अपनी माँ सावित्री बाई के साथ खड़े रहे। ये दिखाता है कि उनके आदर्श केवल भाषणों तक सीमित नहीं थे, वे उनके खुद के जीवन में व्यवहारिक रूप से दिखाई देते थे। सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। ये केवल संगठन नहीं था, ये एक विचार था, जाति और लिंग के भेद को चुनौती देने वाला। बिना पुरोहित, बिना दहेज, समानता पर आधारित विवाह पद्धति। सावित्री बाई अब केवल शिक्षिका नहीं थी, वो एक संगठक थी, नेता थी, आंदोलन की धुरी थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना के बाद आंदोलन तेजी से फैल रहा था, पर 1890 में एक आघात आया। ज्योतिराव फूले ने इस संसार को अलविदा कहा। जिसने पहली बार पूछा था, क्या तुम पढ़ना चाहोगी, वही हाथ अब उनके साथ नहीं था। समाज को लगा कि अब ये आंदोलन ठहर जाएगा, पर इतिहास ने तो कुछ और ही लिखा था। ज्योतिराव की चिता को अग्नि देने का साहस भी स्वयं सावित्री बाई ने किया। ये समाज के बनाए गए एक और नियम पर उनका प्रहार था। अग्नि दहन के साथ उन्होंने केवल अपने पति को विदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने संघर्ष की मशाल अपने हाथ में ले ली। अब वो केवल सहयात्री नहीं थी, वो नेतृत्व थी।
वो चलती रहीं, संगठित करती रहीं, शिक्षा का विस्तार करती रहीं। सन 1896 में पुणे में भयानक प्लेग फैल गया। सावित्रीबाई केवल मूक दर्शक नहीं थीं, उन्होंने हड़पसर में क्लिनिक खोला। क्लिनिक में बीमार लोगों को उनके घरों से उठाकर लाया जाता और उनका इलाज किया जाता। ऐसे में उनके अपने शरीर पर भी संक्रमण का जोखिम बना। उन्होंने एक बार 10 वर्षीय प्लेग से पीड़ित बच्चे को कंधे में उठाया। उसको अस्पताल ले जाते हुए स्वयं बीमारी की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को भारत ने एक स्त्री वीरांगना को खो दिया। उनकी मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, ये एक नई सुबह का प्रतीक थी। उन्होंने कभी भी तलवार नहीं उठाई, उन्होंने केवल किताब उठाई और इतिहास गवाह है, किताब की ताकत तलवार से बड़ी होती है। सावित्रीबाई फूले ने हमें सिखाया, शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, ये आत्मसम्मान है। आज अगर किसी बेटी की आंखों में सपना है तो वो सपने की पहली रोशनी सावित्रीबाई की दीप शिखा से ही आई है।